नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए अब खबरों की रुख करते हैं। गरियाबंद जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजिम थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी धारदार हथियार लेकर राहगीरों को डरा धमका रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से स्प्रिंगदार चाकू और तलवार भी जब्त किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़का पाड़ा इलाके का एक मामला बताया जा रहा है। बता दें कि युवक अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था और इस दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि ससुर ने दामाद पर मुक्कों की बरसात कर डाली। वहीं सास और पत्नी ने भी पिटाई में साथ दिया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दामाद पीलर पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ससुर लगातार मुक्कों से वार कर रहा है। घटना के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर अब न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी एसबीआई की ओस्क शाखा संचालक के रूप में काम करता था। उसने पेंशन धारकों से ही ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। तो बिलाईगढ़ से एक मामला सामने आया है, जहां 43 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसबीआई में वो संचालक का काम करता था। पेंशन धारकों से ही ठगी की वारदात को उसने अंजाम दिया है। जैसे ये खबर सामने आई, पुलिस इस पूरे मामले पर एक्टिव हो गई, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक 43 लाख की ठगी की वारदात को इसने अंजाम दिया है। पेंशन धारकों से ही इसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। जैसे ये खबर सामने आई, पुलिस एक्टिव हो गई और इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना बिलाईगढ़ की बताई जा रही है। 43 लाख की धोखाधड़ी की गई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। आरोपी एसबीआई संचालक के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। पेंशन धारकों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद ये खबर जैसे ही सामने आई, शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस एक्टिव मोड में आई। आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन्हें एसआई करके जो कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया था, जिसके माध्यम से उनके निश्चित अमाउंट जो है उसके बैंक खाता से इसके आरोपी के अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता था। इस तरह 2017 से 2024 तक उन्होंने लगभग 28,24,000 रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर की। बलौदा बाजार के गार्डन चौक से साइबर सतर्कता रथ को रवाना किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, एसडीपीओ निधि नाग और उप पुलिस अधीक्षक तुलसी लेकाम, एसबीआई क्षेत्रीय प्रबंधक सुबोध तिवारी और शाखा प्रबंधक इंद्र प्रकाश सिन्हा मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि आज के डिजिटल युग में जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर लोग सतर्क रहे तो साइबर अपराधियों को सफलता नहीं मिलेगी। बता दें, साइबर सतर्कता रथ शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर नुक्कड़ नाटक, ऑडियो विजुअल और वार्ताओं के जरिए ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताएगा। साथ ही टोल फ्री नंबर
1930 का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। एसबीआई प्रबंधन ने पुलिस और मीडिया की इस पहल को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है। तो बलौदा बाजार से एक खबर सामने आई है, जहां साइबर ठग को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से एक अभियान चलाया गया है। इसमें एसबीआई की भी प्रमुख भूमिका रही है। जागरूकता रथ को रवाना किया गया है, जहां टोल फ्री नंबर भी बताया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि साइबर ठग का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। डिजिटल युग है और ये इस युग में जितना हमें फायदा होता है उतना नुकसान भी होता है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि टोल फ्री नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर अगर आपके साथ कोई भी घटना होती है तो तुरंत आप जानकारी हमें दे सकते हैं और साइबर पुलिस तुरंत इस मामले पर एक्शन लेगी। बलौदा बाजार में साइबर सतर्कता को लेकर अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरह से आप डिजिटल ठगी के शिकार हो सकते हैं और उसे किस तरह से रोका जाए। इस मामले को लेकर जागरूकता रथ निकाली गई है, जो जगह जगह जाएगी। कई जगहों पर जाकर नुक्कड़ नाटक किया जाएगा। ऑडियो वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आप साइबर ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश से लगातार साइबर जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें हमने पहले कल ई सतर्कता का कार्यक्रम किया था। उसी तारतम्य में आज एसबीआई के साथ में मिलके साइबर जागरूकता रथ को रवाना किया जा रहा है, जिसमें एलईडी स्क्रीन के माध्यम से जो है जन साधारण तक कैसे अपराधों से बचना है और साइबर जागरूकता को लेके ये रथ पूरे शहर में और ग्रामीण अंचल में जहाँ पे ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं वहाँ पे सतर्कता करेगा। साथ ही स्कूली बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साइबर जागरूकता का जो मैसेज है वो जन जन तक पहुंचाएंगे। पुलिस मुख्यालय के निर्देश जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीमेंट लोडेड ट्रेलर अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरा। बता दें कि हादसे में चालक और परिचालक बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन गनीमत रही कि मौके पर मौजूद पुलिस तुरंत दोनों को बाहर निकाला, सुरक्षित बाहर निकाला गया। बता दें कि हादसे की वजह जर्जर सड़क को बताया जा रहा है। लगातार जर्जर सड़क का मामला सामने आ रहा है। बलरामपुर में भी एक हादसा हुआ। जर्जर सड़क की वजह से ट्रेलर जो कि पुल के ऊपर चल रहा था अचानक पुल के नीचे गिर गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ट्रेलर किस तरह से पुल के नीचे गिरा पड़ा है। गनीमत ये रही कि उस दौरान वहां पर पुलिस मौजूद थी, ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी और जैसे ही ये ट्रेलर नीचे गिरा, चालक और परिचालक दोनों को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जब सड़क इस तरह है, सड़क की अवस्था जर्जर है, तो फिर क्यों वहां आवाजाही हो रही है और सड़क का निर्माण करने में देरी क्यों लगाई जा रही है। प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि इस तरह की घटना का क्या इंतजार किया जा रहा है। क्या ये इंतजार किया जा रहा है कि कुछ बड़ी घटना हो, उसके बाद जर्जर सड़क की मरम्मत करवाई जाएगी। बलरामपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट ब्यूरो हेड पप्पू यादव जुड़े हुए हैं। पप्पू, क्या कुछ मामला बताया जा रहा है? जर्जर सड़क थी, उसके बावजूद भी ट्रेलर वहां से गुजर रहा था और नतीजा क्या हुआ? पुल के नीचे गिर गया। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल प्रिया जी, आपको बता दें ये पूरा मामला कहीं और का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का पूरा मामला है, जहां राजपुर थाना क्षेत्र में सीमेंट से भरा ट्रेलर गागर नदी में जाकर जा रहा था, तभी अचानक अनियंत्रित होकर नीचे पुल के नीचे जा गिरा। हादसे का वजह केवल जर्जर सड़क बताई जा रही है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर जो क्षेत्रीय जो लोग हैं कई बार शिकायत की। जर्जर सड़कों की हालत को लेकर जो लगातार यहाँ पर दुर्घटना की जो वारदात है सामने आ रही है और इस पर पूरे जिले के जिम्मेदार अधिकारी है मुख्य दर्शक बने बैठे हैं और जिसका खामियाजा आज फिर एक ट्रेलर संचालक को भुगतना पड़ा, जहां पर जर्जर सड़कों के हालत के चलते जो ट्रक है अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरा। दोनों को 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और पुलिस जवानों ने दोनों घायलों को अस्पताल, फिलहाल दोनों घायल खतरे से बाहर हैं, लेकिन जर्जर सड़कों की हालत को लेकर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पप्पू, क्या वजह है, क्यों सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है? और दूसरी बात, अगर इस तरह की सड़क की हालत थी तो फिर इतने बड़े ट्रेलर को वहां से जाने की इजाजत क्यों दी जा रही है? क्यों वहां भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई जा रही है?
जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोग हैं कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं जर्जर सड़कों की हालत के सुधार को लेकर तमाम जो बड़े दावे करते हैं केवल आश्वासन देकर छोड़ देते हैं, मगर जमीनी स्तर पर जो है अब तक जर्जर सड़कों की हालत नहीं सुधर पाई। वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है सड़कों को लेकर करोड़ों रुपए पैसे पानी की तरह आ रही, कई विकास कार्यों की सौगात दे, लेकिन बलरामपुर जिले में ये विकास कार्य केवल जीरो पर टिका हुआ है, जहां पर सड़कों की हालत अब तक सुधर नहीं पाई है। वहीं इस पर आवागमन पर रोक लगाने के लिए कई बार जो स्थान के जिम्मेदार जो लोग हैं अधिकारियों को अवगत करा चुके, लेकिन अधिकारी जो इस मामले में केवल चुप्पी साधे बैठे, जिसका खामियाजा आम जनता को आज भुगतना पड़ रहा है। पप्पू, इसके साथ ही जो चश्मदीद है जिन्होंने इस घटना को देखा है या फिर जो राहगीर वहां नजर आ रहे थे, क्या उनसे बातचीत आपकी हुई? उन्होंने क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वहां पर घटना हुई, वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। जैसे घटना इतने अनियंत्रित होकर जो ट्रेलर है कहीं ना कहीं जाकर पुल के नीचे गिर जाना, लोग बाल बाल इसमें बच रहे हैं। इसको लेकर जो स्थानीय जो लोग मौके पर मौजूद थे, केवल जो जर्जर सड़कों की हालत को लेकर पूरा यहाँ पर जिम्मा बताया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो जर्जर सड़कों की हालत से आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, और आगे भी अगर इस जो जर्जर सड़कों पर हालत पर आवागमन पर अगर रोक लगाई नहीं गई तो आगे चलकर भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कहीं ना कहीं इस पर जो जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, और इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं लगातार मांग कर रहे हैं कि जर्जर सड़कों की हालत को जल्द से जल्द सुधारा जाए। पप्पू, ये जो पुलिया नजर आ रही है, जो सड़क नजर आ रही है, ये क्या मुख्य मार्ग को जोड़ रही है? क्या आवागमन यहाँ ज्यादा हो रहा है? जी बिल्कुल, यह जो मार्ग है मुख्य मार्ग है, यहाँ से सैकड़ों लोग जो है आवागमन करते हैं। खास तौर पर बात करें जो ग्रामीण अंचलों के क्षेत्र इसी सड़क पर निर्भर रहते हैं, इसी सड़क से लोग अपने गांव जाते हैं, और इसी सड़कों की हालत जो है आज बद से बदतर है। जहां बरसात के दिनों में जो खड्डे हैं तालाब में तब्दील हो गए हैं, इतने में भी जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी मुख्य दर्शक बने बैठे हैं, और इसी से लोग जो है आवागमन कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। अगर यह जो आवागमन है अगर बाधित हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी दूरी तय करनी पड़ती होगी मार्केट जाने के लिए, और इसी का कारण है कि लोग आज जान को जोखिम में डालकर इसी सड़क पर चलने को मजबूर हैं। शिकायत की गई लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। पप्पू, आपकी बात हुई है अधिकारियों से, क्यों इस पुलिया का निर्माण नहीं किया जा रहा है? सड़क को क्यों इस तरह से बदहाल छोड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जो जिम्मेदार अधिकारियों से हमारी लगातार संपर्क हो रही थी। कई बार इससे पूर्व में भी उन लोगों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन वो लोग जब बात मीडिया की सुर्खियों में आते हैं या फिर स्थानीय लोग जब शिकायत करते हैं तो केवल जो है रिपेयरिंग के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं, जहां पर कुछ मलबा को लाकर गड्ढों में रख दिया जाता है। केवल अभी भी वर्तमान में जब शिकायत किया गया है तो इस मामले में रिपेयर का आश्वासन दिया गया है, मगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो जो यह सड़क है इस पर केवल रिपेयर नहीं बल्कि बड़ी मरम्मत की जरूरत है। जो स्थानीय जो प्रशासन है इस पर भी चुप्पी साधे बैठे हैं, और जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी इस पर चुप्पी साधे बैठे। कहीं ना कहीं इन लोगों की चुप्पी का खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पप्पू, आपने कुछ देर पहले ही कहा कि लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है, तो क्या इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई है? जी बिल्कुल, इससे पूर्व भी 2-3 घटना सामने आ गई, जहां एक बाइक चालक वहां पर चलते चलते गिर गया, जो गिर गया था, जहां पर वो हालांकि खतरे से बाहर थे लेकिन काफी गंभीर रूप से चोटे। इससे पूर्व में भी एक ट्रैक्टर वहां पर जा पलट चुका था। अब वर्तमान में अभी एक ट्रेलर है जो वहां पर जा गिरा है, और लगातार इस तरीके वारदात उस सड़कों पर सामने आती है, क्योंकि सड़क की स्थिति ऐसी है जहां पर दुर्घटना होना लाजिमी हो जाता है, क्योंकि सड़क इतने बड़े बड़े हैं, सड़क के जो गड्ढे हैं जो एकदम तालाब में तब्दील हो गए, जहां पर लोग वहां पर आवागमन करते हैं तो हमेशा खतरा बना रहता है। पप्पू, इसके साथ ही सवाल ये है कि जिस तरह की पुलिया नजर आ रही है, जो तस्वीर नजर आ रही है, चौड़ाई काफी कम है, भारी वाहन जो है वहां से अगर गुजर रहा है तो वहन करने की क्षमता क्या है? ये पूरी जो है देखरेख के बाद ही इतने भारी वाहनों के आवाजाही की परमिशन दी जाती है, तो क्या ये परमिशन थी कि इतना बड़ा ट्रेलर वहां से गुजर सकता है? जी प्रिया जी, कहीं ना कहीं इस पर तो यातायात जो नियम है इस पर भी लागू नहीं होता है। कहीं ना कहीं यातायात जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पूरे मामले में मुख्य दर्शक बने बैठे, क्योंकि यह जो जिस तरीके से रास्ता है और रास्तों की स्थितियां हैं और इन पर जो है भारी वाहनों का आवागमन पर जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी खुली छूट दे चुके हैं। कहीं ना कहीं इस पर यातायात जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहीं ना कहीं अगर इस जो सड़कों पर अगर भारी वाहनों का आवागमन पर रोक लगाई जाती है तो
सड़कों की स्थिति कुछ दिनों तक सुधरने की स्थिति हो जाती है। इस पर जो है खतरा जो है टल जा सकता था, लेकिन जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में अभी भी मुकदर्शक बने बैठे हैं और यातायात जो नियमों को लेकर खुलेआम जो जिले में धज्जियां अभी भी उड़ाई जा रही है। आपने कहा कि आसपास जो है वो इलाका है, मुख्य सड़क को जोड़ता है, क्या गांव का इलाका है? जो लोग वहां से गुजरते हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आगे इसके लिए वो लोग कुछ उग्र प्रदर्शन करेंगे, सरकार को जो है चेताएंगे? कुछ उनकी तरफ से बातचीत हुई है कि आखिर इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं उसे रोकने के लिए अब जनता क्या कदम उठाने वाली है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यह मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग से लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जितने जो भी गांव हैं वो इसी रास्ते पर टिके हुए हैं। इसी रास्ते से गुजरकर वो कस्बों की ओर जाते हैं और जहां से राशन पानी और जो अपनी जो रोज की सुविधाएं उनका सामान लाते हैं। और इसी सड़कों की हालत जो बद से बदतर है, लगातार जो स्थानीय लोग हैं इस मामले में बार बार शिकायत कर रहे हैं, लोगों को अवगत कराएं, प्रशासन को अवगत कराएं, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं, केवल आश्वासन देकर ही जनता को गुमराह कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जो लगातार अभी दुर्घटना की वारदातें सामने आ रही, इसको लेकर जो है क्षेत्रीय जो ग्रामीण के लोग आक्रोशित हो गए और मामले में वो लोग कह रहे हैं कि अगर इस मामले को लेकर जल्द से जल्द जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं अगर सड़कों की रिपेयर नहीं कराते, आगे चलकर उग्र आंदोलन भी उनके द्वारा किया जाएगा और चक्का जाम की स्थिति आती है तो चक्का जाम भी उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है पप्पू, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी खबर देखिए बलरामपुर से आ रही है। बता दें कि सड़क की जर्जर हालत की वजह से एक ट्रेलर पुल के नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि उस दौरान जो है पुलिस वहां मौजूद थी, चालक और परिचालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मामूली चोटें आई है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के भारी वाहनों को वहां से गुजरने की परमिशन क्यों दी जा रही है जब सड़क का खास्ता हाल है? और उसके बाद भी ये सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मरम्मत क्यों नहीं की जा रही है? और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां विद्यालय में बच्चों के हाथों में कॉपी किताब की जगह फावड़ा पकड़ा दिया है। वैसे ये कोई मामला पहली बार नहीं है, लगातार ऐसे सरकारी स्कूलों में खबरें सामने आती रहती है। मासूम बच्चे जिनका भविष्य संवारने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर होती है, वही शिक्षक उन्हें मजदूर बना रहे हैं। और अब सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है यह तस्वीर आपको बयां कर रही है कि किस तरह से शिक्षक बच्चों को फावड़ा पकड़ा रहे हैं, मजदूरी का काम करवा रहे हैं। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा ऑफिसर बने, लेकिन यहाँ के शिक्षक सोच रहे हैं कि भैया पैसा बच जाए सरकार का, मजदूर बना रहे हैं बच्चों को। फावड़ा बच्चे पकड़े हुए हैं, उनसे मिट्टी कोड़ने का काम करवाया जा रहा है, मिट्टी हटाया जा रहा है। अब सोचिए बच्चों का भविष्य क्या इस तरह से बनेगा? जांजगीर चांपा की ये तस्वीर नजर आ रही है। स्कूल के शिक्षकों पर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बच्चों का भविष्य क्या इस तरह से बनाया जाएगा? आखिर क्यों मजदूर जो है, मजदूरी का काम बच्चों से करवाया जा रहा है, मजदूरों को नहीं लाया जा रहा है? और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट ब्यूरो हेड पप्पू यादव जुड़े हुए हैं। पप्पू, जांजगीर चांपा की ये तस्वीर है, सरकारी स्कूल का नाम तो ऐसे ही बदनाम है। सरकारी स्कूलों में माँ बाप बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर भेज रहे हैं तो उनकी मजबूरी है। तो क्या शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार इन गरीब बच्चों को नहीं है? जी बिल्कुल प्रिया जी, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर जो सरकार है तमाम बड़े दावे कर रही है। साथ ही साथ सरकारी जो स्कूलों के लिए जो करोड़ रुपए पैसे जो शिक्षा व्यवस्था में पानी की तरह बहा रहे हैं सरकार, लेकिन जमीनी स्तर पर जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं और स्कूल पर बैठे जो शिक्षक हैं, कहीं न कहीं जो गरीब बच्चों के, मासूम बच्चों के भविष्य को आज अंधकार में डाल रहे हैं। ताजा मामला कहीं और का नहीं बल्कि जांजगीर चांपा से निकल कर आए हैं, जहां पर कॉपी किताब की जगह फावड़ा पकड़ा दिया गया है मासूम बच्चों को, जिनका भविष्य संवारने की जिम्मेदारी शिक्षक पर होती है। वही शिक्षक आज उन्हें मजदूर बना रहे हैं। ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि जांजगीर चांपा जिले के बमनिंडी विकास खंड के प्राथमिक शाला डबरा खुर्द का यह वीडियो मामला बात की है स्कूल प्रबंधन से, क्यों फावड़ा पकड़ाया गया? क्या सरकार पैसे नहीं दे रही है कि भैया स्कूल में अगर कुछ ऐसे हालात है कि जहां साफ सफाई की जरूरत है
तो मजदूर वहां आए। पैसों की कमी हो गई है क्या, सरकार की तरफ से नहीं दिए जा रहे जो बच्चों से इस तरह के काम करवाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, यह जो मामला जब स्कूल प्रबंधक से हमने बात की तो इस मामले में तो साफ शब्दों में पहले बात जो प्रधान पाठक है पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और मीडिया से बात करने की इनकार कर दे। लेकिन दूसरी तरफ जो विकास खंड पर और जिला स्तर पर बैठे जिले के जिम्मेदार अधिकारी वो लोग तो और बिल्कुल इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि यह मामला जब भी सुर्खियों में आता है मीडिया के द्वारा उनको अवगत कराया जाता है और वो इस मामले में चुप्पी साधे बैठे, केवल कारण बताओ नोटिस जारी करके इस मामले को चलता कर देते। ये मामला केवल एक नहीं है, इससे पूर्व में भी धान कटाई का मामला सामने आया था। अब दूसरी घटना है जहां पर मासूम बच्चों के हाथ में फावड़ा पकड़ा दिया गया है, मजदूरी का काम करवाए। कहीं न कहीं जो जांजगीर चांपा जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को कहीं न कहीं ऐसे लापरवाह। ये वीडियो वायरल हो गया है, क्या शिक्षा मंत्री अब इस पर संज्ञान लेंगे? और दूसरी बात कि अभिभावकों तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, उनसे आपकी बातचीत हुई है, क्या कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जो अभिभावक हैं, पावक है, काफी आक्रोशित हो गए हैं। जिस तरीके से जो बच्चे हैं और पालक जो अपने बच्चों को भविष्य गढ़ने के लिए कड़ी धूप में मेहनत करके सरकारी स्कूल में भेजे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के शिक्षक मोटी रकम उनकी जो पेमेंट है, लेकिन और बच्चों को पढ़ाने के बजाय आज उनके हाथों में फावड़ा पकड़ा, इसको लेकर आक्रोशित हो गए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी को इसमें लिखित शिकायत की है और शिक्षक के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी, शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी केवल कारण बताओ नोटिस जारी करके आश्वासन दिए हैं। ठीक है पप्पू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जांजगीर चांपा से एक तस्वीर सामने आई है जहां सरकारी स्कूलों के लिए जो सरकार दावे कर रही है बड़ी बड़ी, वो दावे कितने सही है ये पोल खोल रही है। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने की जगह उनके हाथ में फावड़ा पकड़ाया गया है, कॉपी और पेन नहीं है बल्कि फावड़ा है, वो मजदूरी कर रहे हैं। अब क्या यही करने के लिए अभिभावक सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजे? सरकार को अब इस पर आंखें खोलने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के पीएम श्री सर्वश्री दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की तस्वीर सरकार और शिक्षा विभाग के दावों की अब सच्चाई बयां कर रही है। जिस स्कूल को कभी प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल का दर्जा दिया गया था, उसकी हालत आज बदहाली की मिसाल बन चुकी है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सरकार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय के तौर पर इसे शुरू किया था और बाद में भाजपा सरकार ने इसे पीएम श्री स्कूल का तमगा दिया। आज पूरी तरह इसका खस्ता हाल है। स्कूल में शौचालय जर्जर है, बदबूदार है, दरवाजे टूटे हुए हैं, पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी में बरसात का पानी भर जाता है, खेल मैदान पर लाखों रुपए खर्च कर महज दिखावा किया गया। इतना ही नहीं, डीएमएफ फंड से और केंद्र सरकार से मिले बजट की जमकर बंदरबाट भी हुई। योजनाबद्ध तरीके से अधिकारियों और नेताओं ने कमीशन खोरी की मिसाल पेश की है। नतीजा यह है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया है। इस पे हमने पिछले हफ्ते जानकारी ली और संबंधित विभागों को भेजा, शिक्षा विभाग को भी दिए, कमिश्नर साहब को भी दिए, एसडीएम साहब को दिए, जिला शिक्षा अधिकारी को दिए, शिक्षा अधिकारी को दिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई सक्षम कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर के कल हमने फिर से और अवगत कराया है कि इस पर संज्ञान लेते हुए जल्दी इसकी व्यवस्था को ठीक किया जाए, क्योंकि शहर के अंदर की स्थिति है तो बाकी ग्रामीण अंचल में क्या स्थिति होगी ये आपको समझने का विषय है। और बहुत ही स्थितियां खराब है। इस मुद्दे पर हम तो मुद्दे उठाते रहे हैं। देखिए, पीएमसी स्कूल आप नगर निगम सर्वेश्वर दास की बात कर रहे हैं, तो वहाँ का हमारे पास आया है, चिट्ठी आया है और हमारे सब उसका देखा भी है, मुआयना भी किए हैं और इस संबंध में हमने वहाँ के प्रिंसिपल को बुलवाया भी है। वो कल आने वाले हैं, फिर उनसे हम पूरा बात करके एस्टिमेट लेंगे, फिर इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण नगर पंचायत में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे खुलेआम महानदी का सीना छलनी कर अवैध रेत उत्खनन को अंजाम दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदार विभाग खामोश दिखाई दे रहा है। बता दें कि भारी पैमाने पर चल रहे इस अवैध कारोबार को लेकर ना नगर पंचायत जिम्मेदार कुछ बोल रहे हैं और ना ही तहसील प्रशासन। साथ ही जब मीडिया की टीम इस मामले पर स्थानीय तहसीलदार से सवाल करने पहुंची तो तहसीलदार ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए पल्ला झाड़ लिया।
दूसरी तरफ खनिज विभाग के अधिकारी एसी कमरों तक ही सीमित नजर आते हैं। नतीजा यह है कि जमीनी स्तर पर अवैध रेत खनन का कारोबार बिना रोक टोक जारी है। जनता अब इस पूरे मामले में केवल जिला कलेक्टर की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या जिला कलेक्टर भी खामोश रहेंगे या फिर शिवरी नारायण में चल रहे इस अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।